हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 में हमने पढ़ा है अपवाह यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। इस लेसन 3 में हम पढ़ चुके हैं हमारे भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जिसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र को हम पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को, उनकी सामान्य जानकारी करने के बाद में अब हमें स्टार्ट करते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मिलकर नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, और फिर वो सभी नदी तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से नदी तंत्र हैं। तो सबसे पहला है नर्मदा, द्रोणी। दूसरा है तापी द्रोणी। तीसरा है गोदावरी द्रोणी। चौथा है महानदी द्रोणी। पांचवा है कृष्णा द्रोणी। छठा है कावेरी द्रोणी। ठीक है, ये प्रमुख नदी द्रोणियां हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो दक्षिण भारतीय ब्रिज जिसको हम कहें प्रायद्वीपीय भारत, तो उसका जो अपवाह तंत्र है ये इन मुख्य नदी द्रोणियों से मिलकर बना है। और इन नदी द्रोणियों में हम सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा द्रोणी की। किसकी बात करेंगे? नर्मदा द्रोणी की बात करेंगे। अब जब हम नर्मदा द्रोणी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका उद्भव स्थान क्या है। उद्भव स्थान के बाद में हम बात करें इसकी लंबाई की। तो हम सबसे पहले बात करें इसके उद्भव की, या इसका जो उद्गम स्थान है। देखो, नर्मदा का जो उद्गम स्थान है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के नज़दीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के नज़दीक। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, जहाँ से ये यह नदी निकलती है। और निकलने के बाद में किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में बहती है। जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि जो दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 मुख्य नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। शेष इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं, सभी नदियां किस ओर बहती हैं? पश्चिमी घाट की तरफ से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। केवल ये 2 नदियां ही ऐसी हैं जो कि पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है नर्मदा और दूसरी है तापी। तो ये जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से निकलती है, और निकलने के बाद में किस ओर घूमती है? पश्चिम की ओर। ठीक है, कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट निकलती है और फिर पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने के बाद में यह सीधी कहाँ पहुँचती है? देखो, जब ये नदी बहती है तो यह बहती है भ्रंश घाटी में।
कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। अब इसके बाद में ये जो अमरकंटक से निकल कर है और कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ये हम अरब सागर में जाती है और यह बहती कहाँ है? भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि दो पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। एक गहरी खाई या जिसको हम गार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पहाड़ियों के बीच में से जो गहरी सकरी घाटी होती है उसको क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। तो यह कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अनेक गार्जों का निर्माण करती है। यानी कि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से लेकर अरब सागर में गिरती है, तो वहाँ तक यह बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। ठीक है, इस दौरान यह अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। यानी कि अनेक जगह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, उनमें से हम बात करें कि जो एक है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, यानी कि जब यह बहती है तो जबलपुर के निकट, कहाँ? जबलपुर के निकट यह नदी क्या करती है कि जो संगमरमर की चट्टानें हैं उन चट्टानों को काटकर, यानी कि उन चट्टानों के ऊपर से बहती है और उनको काटकर क्या बनाती है? गोर्ज बनाती है। संगमरमर की चट्टानों को काटकर और गहरे गोर्ज बनाती है। गार्ज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गार्ज क्या होते हैं? जो नदियों के द्वारा जो गहरी घाटियाँ होती हैं, नदी घाटियाँ होती हैं पर्वतों के बीच में, यानी कि जो पहाड़ों को काटकर जो घाटियाँ बन जाती है गहरी, उनको गार्ज कहते हैं। तो ये क्या करती है? जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों को काटकर गार्ज बनाती है। ये भेड़ाघाट के पास में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करती है? धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जल प्रपात क्या होता है? देखो, जब नदियां बहती हैं, जैसे मान लो ये क्या है? ये धरातल है। ठीक है, इस धरातल के ऊपर जब नदी बहती है, ठीक है, तो जहाँ तक ये जो धरातल ठोस होता है, मजबूत होता है, वहाँ तक तो क्या होता है? इसमें कटाव लगता नहीं है या बहुत कम कटाव लगता है। लेकिन अगर कहीं पर जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो नरम होती है और वो कट कर क्या हो जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार गहरे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पानी क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो इस प्रकार ये पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है ढलान में अचानक। ठीक है, तो ये क्या किसका निर्माण करता है? जलप्रपात। प्रपात का मतलब गिरना, यानी कि जो ऊंचाई से जब जल गिरता है, ऊंचाई से जब जल गिरता है तो वो क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। तो इस प्रकार किसका निर्माण करती है नर्मदा नदी? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो नर्मदा इस द्रोणी में, इस नर्मदा नदी के साथ साथ में बहुत सी छोटी मोटी अनेक इसकी सहायक नदियां हैं। कोई हालांकि कोई विशेषकर नदियां नहीं हैं, लेकिन जो इसकी सहायक नदियां हैं
तो इसकी सहायक नदियां हैं, ये इनमें से अधिकतर नदियां, जो अधिकतर नदियां हैं वो क्या करती हैं, इसमें समकोण पर आकर मिलती हैं, समकोण पर आकर मिलती हैं। ठीक है, यानी कि नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो इसमें समकोण पर आकर मिलती हैं। ठीक, अब बात करें कि ये जो नर्मदा द्रोणी है ये किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो ये जो नर्मदा द्रोणी है ये मध्य प्रदेश और गुजरात में, कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार, यानी इस द्रोणी का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश वह गुजरात में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश व गुजरात में इसका विस्तार है। कहाँ है इसका विस्तार, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। ठीक है, अब बात करें इसकी लंबाई की। जो नर्मदा नदी की लंबाई है, किसकी बात करें, नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो इस नर्मदा नदी की लंबाई 1312 यानी कि 1312 किलोमीटर है। कितनी है, 1312 किलोमीटर है। तो ये बात थी किसकी, नर्मदा द्रोणी की। ठीक है, नर्मदा नदी और इसकी सहायक नदियाँ किस द्रोणी का निर्माण करती हैं, नर्मदा द्रोणी का निर्माण करती हैं। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। और ये किन राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश और गुजरात में विस्तृत है। ठीक है, और हम इसके साथ साथ ये भी याद रख सकते हैं कि धुआंधार प्रपात किस नदी पर है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, अब बात करें जिस प्रकार जैसे गंगा के संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, उसी प्रकार एक परियोजना चलाई जा रही है। क्या, एक परियोजना चलाई जा रही है, नमामि देवी नर्मदे। कौन सी परियोजना है, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, और ये परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी कि नमामि गंगे परियोजना किसके द्वारा चलाई गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन नमामि देवी नर्मदे परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और किस लिए चलाई जा रही है, यह चलाई जा रही है, यानी कि हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है नर्मदा नदी का संरक्षण। इसका उद्देश्य क्या है, नर्मदा नदी का संरक्षण। ठीक है, यानी कि ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नर्मदा नदी का संरक्षण, यानी कि नर्मदा नदी का बचाव करना। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में है, ये नर्मदा नदी के बारे में है। तो इसकी दूसरी द्रोणी कौन सी है, वो है तापी द्रोणी। पहली द्रोणी हो चुकी है नर्मदा, अब दूसरी है तापी। ठीक है, तो तापी द्रोणी तापी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है या उनके मिलने से बनी है। अब जब तापी द्रोणी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तापी नदी के उद्गम स्थान की। ठीक है, इसकी संरचना और इसकी लंबाई की बात करें तो सबसे पहले बात करें किसकी, तापी नदी के उद्गम की बात करें तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ है। इसका उद्गम स्थान क्या है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। इसका उद्गम स्थान क्या है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। किनसे होता है,
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, वहाँ से इस तापी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब उद्गम होने के बाद में यह नदी भी किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में बहती है। जैसा कि हम पहली बात कर चुके हैं, केवल प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो कि किस ओर बहती हैं? पश्चिम दिशा में बहती हैं। शेष सभी मुख्य नदियां किस ओर बहती हैं? पूर्व दिशा में बहती हैं और बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। केवल ये दो नदियां क्या करती हैं? अपने उद्गम स्थान के बाद में पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो यह पश्चिम की ओर किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है और किसके समानांतर? नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, अब यह जब नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, ठीक है, यह भी क्या करती है? नर्मदा नदी की भांति भ्रंश घाटी में ही बहती है। कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में ही बहती है। ठीक है, उसी के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। यानी कि नर्मदा नदी भी, जो नर्मदा नदी है, ये भी क्या करती है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलने के बाद में पश्चिम की ओर बहती है। उसी प्रकार तापी नदी भी क्या करती है? बैतूल जिले के जो सतपुड़ा श्रृंखलाएं हैं, वहाँ से निकलकर नर्मदा नदी के समानांतर ही भ्रंश घाटी में बहती है और कहाँ जाकर गिरती है? अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब इन नदियों की विशेषताओं के बारे में, जो कुछ विशेषताएं उनके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों ही नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। किसका निर्माण नहीं करती हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये दोनों ही नदियां किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब बात करें इसे तापी की विस्तार की, यानी कि इस द्रोणिका विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन तीन राज्यों में क्या है? इसका विस्तार है। अब बात करें इसकी लंबाई की, जैसे कि हम नर्मदा नदी की लंबाई पहले जब पढ़ चुके हैं 1312 किलोमीटर, उसी प्रकार तापी नदी की लंबाई की बात करें। किसकी बात करें? तापी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है, किसकी? तापी नदी की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी किसके बारे में है? तापी द्रोणी के बारे में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों, जो इन नदियों की जो द्रोणियां हैं उनके बारे में। लेकिन चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मुख्य नदियां हैं नर्मदा और तापी, केवल यही दो नदियां ऐसी हैं मुख्य नदियां जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। शेष सभी जो मुख्य नदियां हैं वो किस ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। तो कुछ उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा और जान लें कि नर्मदा और तापी के अलावा, ये मुख्य नदियां, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी नदियां भी हैं जो कि किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ, यानी हम छोटी नदियों की बात करें तो उन नदियों के बारे में, यानी कि इन दो मुख्य नदियों के अलावा पश्चिम की जो नदियाँ बहती हैं, यानी कि अपनी उद्गम स्थान से अरब सागर की ओर जो नदियाँ बहती हैं, जैसे साबरमती, माही,
और भारतपुजा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे पेरियार है, मांडवी है, देखो पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है और एक नदी और है पेन्नार, वो बहती है पूर्व की ओर, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां हैं जैसे साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार और मांडवी, और भी छोटी मोटी नदियां हैं, लेकिन हम इन नदियों की बात करें। यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी के अलावा कुछ नदियां हैं जो साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार और मांडवी नदियां हैं, जो भी किधर बहती हैं अपने उद्गम के बाद में पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो ये थी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की। अब इसके बाद में हम बात करें जो इसका जो तीसरी द्रोणी है या तीसरा अपवाह तंत्र है प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, नदी तंत्र, वो है गोदावरी नदी तंत्र या गोदावरी द्रोणी। तो नदी तंत्र या द्रोणी है वो है गोदावरी द्रोणी। ठीक है, तो गोदावरी नदी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें उद्गम स्थान की, कि जो गोदावरी नदी का स्थान, जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है। इसका उद्गम स्थान है महाराष्ट्र के नासिक जिले में। कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के ढालों से जो धाराएं आती हैं उनसे मिलकर होता है। यानी गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से इसका उद्गम स्थान है। और यहाँ से निकलकर यह कहाँ बहती है? यहाँ से निकलकर यह कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती है, यानी कि बंगाली खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों से इसका जन्म होता है, तो वहाँ से कहाँ बहेगी है? पूर्व की ओर बहती है। अब इसके बाद में बात करें कि ये जो गोदावरी द्रोणी है, कौन सी? गोदावरी द्रोणी है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसके साथ साथ इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है या सबसे ज़्यादा दूर में विस्तृत है। ठीक है, अब हम बात करें इसके अपवाह क्षेत्र का विस्तार की कौन कौन से राज्यों में अपवाह क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, तो इसका विस्तार देखो, सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कुल अपवाह का 50% भाग है। इसका जो लगभग आधा अपवाह क्षेत्र है वो अकेले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा जैसे मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है।
मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। यानी इसका जो अपवाद क्षेत्र ये 4 राज्यों में है, उसमें से आधा अकेला 50% कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका अपवाद क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा हम बात करें जैसे मांजरा, आदि, यानी कि ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी द्रोणी के बारे में है कि सबसे पहले हम किसकी बात करें? इसके उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम स्थान है वो नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से होता है। यहाँ से किस ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, उसका अपवाद क्षेत्र है, और वो भी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा है। और यह गिरती कहाँ है? यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका जो अपवाद क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार यानी लगभग आधा विस्तार महाराष्ट्र में है, शेष मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा आदि है। ठीक है, अब अंत में बात करें इसकी लंबाई की। इसकी बात करें गोदावरी की लंबाई। गोदावरी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस प्रकार हम बात कर चुके हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, यानी कि जो अपवाह तंत्र है उसकी 3 प्रमुख द्रोणियों की, नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी और गोदावरी द्रोणी। शेष जो 3 द्रोणियां हैं जैसे कृष्णा है, कावेरी और महानदी द्रोणी, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।